हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आई होप तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अगर इस टाइम पे हेल्थ खराब हुई तो तुम बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे और टेंशन होगी कि एग्जाम में करके क्या आए हम। सो अच्छे से तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पहली बात। और दूसरी बात क्या, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। और अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट हैं जो तुम्हारे स्कूल में क्लियर नहीं हुए, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बस तुम्हें ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो अपनी कॉपी और पेन निकालो और हेडिंग डालो ओम्स लॉ, और मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी तो बाद में रिवीजन करने के लिए कुछ होगा। बार बार वीडियो थोड़ा देखोगे। तो चलो, अब तुम्हें ओम्स लॉ के बारे में इतना पता होगा कि V इक्वल्स टू आई करके कोई इक्वेशन है जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। पर ये इक्वेशन आई कैसे? देखो, जॉर्ज साइमन ओम नाम के हमारे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत एक्सपेरिमेंट करे, फिर जाके उन्होंने एक इक्वेशन निकाली V इक्वल्स टू आई वाली, जिसे हम आज ओम्स लॉ बोलते हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? देखो, उन्होंने एक लिया हमारी कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और उन्होंने इस वायर के दोनों तरफ एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी की वोल्टेज है कुछ V। ये लंबा वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट एक दूसरे को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड आने शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ। इनकी क्रश है ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स की, अपने क्रश की तरफ ये पीछे भागते रहते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर आ रहे हैं, तो करंट किधर बनेगा? करंट बनेगा उधर। क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ये बात भी बोल दी थी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट मानेंगे। अब उन्होंने बोला करने का, तो करने का, ठीक है। इधर मेरा कुछ करंट डेवलप हुआ आए। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, 10 से 20 करा, 20 से 30 करा, मेरा करंट भी कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूं, मेरा करंट भी बढ़ रहा है। V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ता रहेगा। अब उन्होंने इसी रिलेशनशिप का एक ग्राफ बनाया, मतलब वैल्यूज निकाल निकाल के, कुछ 10 वोल्ट लिया, कुछ वैल्यू है करंट की, 20 वोल्ट लिया, वैल्यू आई कुछ करंट की, 30 वोल्ट लिया, वैल्यू है कुछ करंट की, और उससे एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया उनका, ऐसा। यहां पे V, यहां पे I। जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट, यहाँ पे कुछ 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। 10 पे कुछ करंट ये, 20 पे कुछ करंट ये। अब देखो, करंट यहां से I1 से I2 जाने में, करंट मेरा बढ़ा, वोल्टेज भी बढ़ी। V1 से V2, 10 से 20 गए, तो करंट I1 से I2 गया, कुछ बढ़ गया, है ना। अब इस ग्राफ की इक्वेशन निकालनी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है, और वही हमारा ओम्स लॉ है। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx, y बराबर mx। इसमें y क्या है? हमारा वोल्टेज। m हमें पता नहीं है, हम r ले लेते हैं, बाद में भी r ही आएगा, बट अभी हमें पता नहीं है ये r है क्या, ठीक है। y की जगह वोल्टेज ले लिया, m की जगह r ले लिया, i की जगह हमने ले लिया, x की जगह हमने ले लिया i। तो v इक्वल टू आई आर या i, v इक्वल टू आर आई या आई आर हमारी इक्वेशन। अब ये R क्या है? इसको निकालने में ज्यादा दिमाग खराब होगा, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, बट किस फैक्टर से बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा। अब वो देखने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि R पे उन्होंने रिसर्च करी कि ये R डिपेंड किन किन चीजों पे करेगा, है ना। उन्होंने क्या करा? तार को थोड़ा लंबा करा। पहले तार छोटी थी, अब उन्होंने तार लंबी कर दी। उन्होंने ये चीज देखी कि जैसी मैं तार लंबी कर रहा हूं, मेरा करंट कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यार, तार करंट को रोक रही है ना। जितनी लंबी तार उतना कम करंट, मतलब वो करंट के फ्लो को रोकना चाह रही है ना। इसीलिए उन्होंने R का नाम रेजिस्टेंस दे दिया। रेजिस्टेंस मतलब रोकना ही होता है ना किसी भी चीज को, है ना। तो जैसे ही हमारी तार को हम लंबा कर रहे हैं, जो R है, यानी कि जो इसका कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलेंगे हम इसे बेसिकली, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लाते हैं, उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो जैसे ही मैं लेंथ लंबी कर रहा हूं, लेंथ बढ़ा रहा हूं, मेरा आर भी बढ़ रहा है ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब उन्होंने एरिया बढ़ा के देखा, जैसे ही उन्होंने तार मोटी करी, उन्होंने देखा करंट मेरा ज्यादा बन रहा है। यार, तार मैंने मोटी करी, मेरा करंट ज्यादा बनने लग गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उन्होंने एक और चीज देखी, देखो लेंथ पे और एरिया पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट मटेरियल का क्या होगा। उन्होंने ये देखा जब उन्होंने कॉपर से सिल्वर ली या सिल्वर से ब्रास या कोई भी चीज ली, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग करंट की वैल्यूज आई। मतलब ये फैक्टर जो है, जो आर वाला फैक्टर है, वो हमारा डिपेंड कर रहा है भाई मटेरियल पे भी। तो मटेरियल पे डिपेंड करने के लिए क्या करा उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा। पहले तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। एक कंडक्टर के लिए तो फिक्स हो गया है ना, कोई भी कंडक्टर होगा हमारा, उस पे लेंथ और एरिया पे तो ऐसे डिपेंड करेगा। अब एक और चीज आ रही है उन पे कि मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो उसके लिए उन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करी, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। यहां से उन्होंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, R इक्वल टू रो L बाय A कर दिया, रो L बाय A। अब इस रो को क्या बोला उन्होंने, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या हुई हमारी, वो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रास की अलग, कॉपर की अलग, सिल्वर की अलग, बट उसमें एक चीज कॉमन है क्या, कि उस जो कंडक्टर लेंगे हम वो 1 मीटर लंबा लेंगे और उसका एरिया भी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी कंडक्टर की 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर की रेजिस्टेंस पता चल गई, तो अगर हम 2 मीटर लाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, है ना, है ना। देखो रेजिस्टिविटी अगर हम लेंथ डबल कर देंगे तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे, 2L हो जाएगा। और अगर हम उसका एरिया बढ़ाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, जैसे A से 2A करा तो यहाँ 2 से डिवाइड हो गया। तो बस हमें ये रो पता चल जाए किसी भी मटेरियल का, उससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल, कितनी भी लंबी वायर हो, कितनी भी मोटी वायर हो, कैसी भी वायर हो, वही हमें निकालना होता है। बेसिकली क्वेश्चन उसी पे आते हैं ना मेन, कि एक लेंथ हमने, एक वायर ली, उसकी लेंथ हमने डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, 4 टाइम्स कर दी, बताओ उसकी रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस कितना होगा। वो सारे क्वेश्चन हमारे यही फॉर्मूला करता है, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी पता है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाली तार की हमारी रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। अब हम उसे लंबा करें, छोटा करें, कुछ भी करें, वो हम यहां से करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे इतनी रिसर्च करने के बाद, अलग अलग मटेरियल्स की तार यूज करने के बाद, लंबी करने के बाद, छोटी करने के बाद, मोटी करने के बाद, एक नया एक फॉर्मूला आया हमारा V इक्वल्स टू IR। और V इक्वल्स टू IR यहाँ पर लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू IR। और फिर हमें ये रो, रेजिस्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने बताया सब। अब रेजिस्टेंस के बारे में हमें ओम्स ने ही बताया था, तो उन्होंने उसकी जो यूनिट थी वो भी अपने नाम पे कर दी। यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की ओम, जिसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, बोलते हैं इसे ओम है, ठीक है। और ये ओमेगा का सिंबल होता है, इससे हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम्हें रेजिस्टिविटी की यूनिट पता करनी है और नीचे कमेंट में डालनी है, नीचे कमेंट में क्वेश्चन भी लिख दूंगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी वो तुम्हें नीचे मेरे को कमेंट में बतानी है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, आता है मुझे, बट तुम भी तो थोड़ा काम करो तभी तो पढ़ोगे। चलो अब हमें ये पता चल गया ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस की जो हमारी इक्वेशन है ये क्या होती है। अब देख लेते हैं ये कि रेजिस्टेंस होता क्यों है। रेजिस्टेंस क्यों होता है बताओ। देखो कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम से निकले हुए होंगे ना। एटम कैसा होता है हमारा, बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब इस एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज मेरा आयन तो बचेगा ना। ये थोड़ी केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये सोच लो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, और कुछ डिफेक्ट की वजह से थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर में कुछ ढांचे इधर उधर उबड़ खाबड़ सा हो जाता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, ये सीधे सीधे सीधी लाइन में नहीं चलते, ये क्या करते हैं, टकराते रहते हैं इनसे। इससे टकराएगा ये, फिर ये इससे टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे आगे निकलेगा टकरा टकरा के। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से होता है, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो हमने इधर ये निकाल के रखा हुआ है, R इक्वल टू रो L बाय A। अब ओम्स लॉ है जो हमारा V इक्वल्स टू IR, इसका सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं तुम पे इतना सिंपल। जैसे कैसा हो सकता है क्वेश्चन सिंपल सा, देखो इसे मिटा रहा हूं मैं, रब करता हूं, ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो बेसिक क्वेश्चन क्या होगा ओम्स लॉ का, कि ये एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दी 10 ओम की, और यहाँ मेरी 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की। अब यहाँ पे हमने करंट पूछा हुआ, करंट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, पॉजिटिव से करंट निकलता है I, ठीक है। इधर भी देखो करंट इधर जा रहा है ना, पॉजिटिव से निकल रहा है। अब करंट की वैल्यू पूछ दी किसी ने, इतना सिंपल, इतना सिंपल तो मुझे लगता है बोर्ड वाले देंगे, दे दिया तो देख लेते हैं एक बार। V इक्वल्स टू IR मुझे पता है,
है ना, V इक्वल्स टू IR मुझे पता है। अब वोल्टेज कितनी है 20, करंट कितना है पता नहीं, I रहेगा, रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, 0 से 0 कटा, I की वैल्यू 2 एम्पेयर आ गई, बस इतना सिंपल। ये सिंपल क्वेश्चन आएंगे नहीं हमारे क्वेश्चन किस चीज में आएंगे, इस चीज में कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है ना, और हम जिस चीज में वो डिपेंड कर रही है उस चीज को हम चेंज कर दिया तब क्या होगा। चलो अब वैसे वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं बता रहा हूँ दोबारा। तो चलो अभी हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे एंड एरिया पे। अब हमारा आता है पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराऊंगा बस, 3 क्वेश्चन, उससे ही तुम्हारे जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमने लेंथ डबल कर दी, एरिया डबल कर दिया, ये सब चीजें ये कवर हो जाएगा। अब देखो मैंने एक वायर ली L लेंथ की, है ना, लेंथ L है, एरिया A है, और रेजिस्टिविटी है हमारी रो ई, रो के बराबर है ना। अभी वेरिएबल्स के बाद उसमें बात करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे बाद में, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चंस में, कांस्टेंट वैल्यू तो मैं नहीं देगा कोई। अब क्या करा, अब मैंने लेंथ को बढ़ा के क्या कर दिया 12, मेरा एरिया सेम ही है, ए ही है, और रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टिविटी R, रो के बराबर ही है। अब मुझे क्या बताना है, ये मेरा कंडक्टर 1 है, ये मेरा कंडक्टर 2 है, तुम्हें बताना है R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2, 3 ले लो, चलो कोई नहीं, 1/2 या 1, ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। अब इसे कर लेते हैं साइड बाय साइड कंपेयर, 1 के लिए और 2 के लिए। तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है, 1 के लिए करो पहले, फिर 2 के लिए करो, फिर दोनों को डिवाइड कर देना, सिंपल। अब रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाय A। इसमें L की वैल्यू क्या है, L ही है, A की वैल्यू क्या है, A ही है, रो की वैल्यू क्या है, रो ही है। चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इसकी R1 निकल गई, R2 क्या होगा, सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ अवर सेकंड वायर। R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगी रो L बाय A। अब यहाँ L की वैल्यू क्या है, L यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, जो इसकी L थी उसके डबल है, तो यहाँ पे L को हम हटा के कर लेंगे 2L। अब हमें क्या बताना है, R1 बाय R2, R1 बाय R2, R1 अपॉन R2। R1 क्या था हमारा, रो L बाय A, अपॉन R2 क्या है, रो 2L बाय A। ए से क्या उछला है पेन मेरे हाथ से, ए से ए कट गया, है ना, और ये रो वाला इधर आ जाता है, ऐसे करके तुम्हें पता ही होगा डिवीजन में क्या होता है, अगर ऐसे करके हम किसी दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो बीच वाले तो होते हैं वो दोनों यहाँ इधर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, और ये ऊपर वाला ऐसा आ जाता है, ठीक है। चलो अब ए से ए कट गया, यहाँ क्या बचा, रो L अपॉन रो 2L, L से L कट गया, रो से रो कट गया, आंसर क्या आ गया, R1 बाय R2 का 1/2, R1 बाय R2 का 1 वैल्यू आ गई 1/2। ये क्या आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 2R1 इक्वल टू R2। इसका मतलब क्या है, जो R2 है वो R1 के दुगना है, R1 के डबल है। देखो लेंथ डबल करी, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल, R1 से R2 हो गया। ये भी चीज हमारी प्रूफ कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो अब यहाँ इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, R1 बाय R2 का, R1 बाय R2 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 1/2। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन में सिंपल ही है, सेम सा है, तो मैं R1 बाय R2 ही निकालना है दोनों कंडक्टर को। बस इस बार मैं क्या करूंगा, लेंथ सेम रखूंगा, एरिया डबल कर दूंगा। ये मेरी एक वायर, ये मार्कर क्यों चल रहा है, सभी तो इंक डाली थी इसमें मैंने। चलो A L रो, इसमें अब एरिया डबल कर दिया, 2A L और रो। चलो अब इसमें भी बताना है हमें R1 बाय R2, ये 1 है मेरा और ये 2 है, तुम्हें बताना है R1 बाय R2। अब समझदार लोग क्या करेंगे, बोल देंगे कि एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, R1 और R2 में रिलेशनशिप क्या होगा, R2 में क्या हो रहा है, एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू R2 बाय 2 हो जाएगा। ओ सॉरी, R2 इक्वल टू R1 बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि R2 में हमने एरिया डबल करा,
तो R1 में जितनी रेजिस्टेंस थी उससे आधी हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी R2 में। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर तुम्हारे एमसीक्यूज में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट अगर सॉल्व करने वाला हो तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें वही करेंगे हम, R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 R2, इतना लंबी जगह की जरूरत नहीं है मुझे। अब R1 क्या होगा? R1 बराबर रो L बाय ए, इसमें L L ही है, A A ही है। अब R2 में क्या होगा? R2 इक्वल टू रो L बाय 2A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया की वैल्यू 2A हो गई। अब वही करना है मुझे, R1 बाय R2, R1 बाय R2 इक्वल टू रो L बाय A अपॉन रो L बाय 2A। यहाँ A से A कट गया, L से L कट गया, रो से रो कट गया, ठीक है। यहाँ बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1, ठीक है। कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई के हम काटते हैं तो 1 बचता है, ये इधर जाता है हमारा और ये इधर जाता है, तो वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ से भी वही आ गया, R1 बराबर 2R2, है ना, R1 बराबर 2R2। सो R1 बाय R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 बाय R2 की वैल्यू 2। बस सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल। बस तुम्हें थोड़ी मैथ्स का ध्यान रखना है यार, थोड़ी जो हमारी डिवीजन होती है उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कुछ नहीं है ना। फॉर्मूला तो बस यही है, R इक्वल टू रो एल बाय। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि वो करते हैं हमारी लेंथ को खींचते हैं, बट वो ये नहीं बोलते हमने एरिया का क्या करा। अब इसमें हमें सिंपल खुद ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि किसी भी तार को अगर मैं लंबा कर रहा हूँ, किसी भी तार को पकड़ के मैं अगर खींच रहा हूँ, रबर बैंड के साथ तुमने देखा होगा, रबर बैंड होकर पहले कैसा होता है? मोटा होता है, तुम खींचते हो पतला होता रहता है। तो किसी तार के साथ भी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कॉपर वायर को भी मैं अगर लंबा खींच रहा हूं तो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगी नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगी, उसकी क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा, तार पतली हो जाएगी। अब वही क्वेश्चन है कि आई हैव स्ट्रेच्ड अ वायर 2 times, what will be effect on resistance? Will be relation between resistance of before and resistance of after। मैंने रेजिस्टेंस लेंथ क्या करी? डबल कर दी। एरिया ये नहीं बताया मैंने कि एरिया सेम रखा है नहीं करा। इसमें हमें कॉमन ध्यान में ये चीज रखनी कि भाई किसी को अगर हम खींच के लंबा करेंगे तो पतला तो होगा ही ना भाई, वो पतले लड़के लंबे लड़के पतले नहीं होते। चलो, तो क्या है, ये मेरी तार है, पहले का कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ मैं बता रहा पहले का एरिया ए है, लेंथ एल है ना। इसको खींच के मैंने डबल कर दिया तो मेरी एल क्या होगी? 2L हो जाएगी, 2L। एरिया पता नहीं भाई, एरिया कितना होगा, खींच के मैंने डबल कर दी लेंथ, एरिया कितना होगा ये नहीं पता। पर हमें ये पता है जरूर, यहां से यहां जाने में वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम हमारी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा कॉपर तो लाके ऐड नहीं कर रहा ना, और कॉपर लाके डाल रहा हूं मैं तार के अंदर, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, ना ज्यादा ना कम। तो वॉल्यूम तो मेरी सेम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया, ये बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ V1 जो पहले की थी हमारी तार, जो दूसरी हमने खींच के बना दी, तो यहाँ V1 की वैल्यू क्या होगी? लेंथ इनटू एरिया 1, A1 दो इसे नाम और इसे A2 नाम दो। चलो, V1 इक्वल टू L इंटू A1 एंड V2 में क्या होगा? लेंथ कितनी हो गई? डबल, L की जगह 2L हो गया, और एरिया क्या था हमारा? A2। चलो कैपिटल A था, चलो कैपिटल A कर दो, कैपिटल A2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये पता है कि V1 और V2 बराबर है, एज वी नो V1 बराबर V2, तो L इंटू A1 जो V1 की वैल्यू है इक्वल टू 2L इंटू A2 जो V2 की वैल्यू है ना। चलो, अब क्या करेंगे हम यहां बताओ? अब हम यहां निकालेंगे कि ये एरिया कितना कम हो गया। देखो, L से तो L कट गया, A2 की वैल्यू क्या आ गई? A2 चाहिए ना मैं यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए, A2 आ गया A1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2,
A1/2, A1/2, इसे मिटाओ। अब A2 की वैल्यू लिख दो A1/2, A2 की वैल्यू लिख दो A1/2, A2 की वैल्यू क्या आ गई A1/2, A1/2। अब दोनों में R1 R2 निकालो। मैं R1 R2 निकाल के छोड़ू या ना छोड़ू? नहीं छोड़ता, चलो अगले क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, वहां पे तुम निकाल सकते हो। चलो, तो ये है हमारा इस साइड R1, इस साइड हमारा R2। R1 की R1 कितनी होगी? R1 की तो R1 ही होगी, सॉरी, रो L/A। रो तो सेम है दोनों का, कंडक्टर वो जो मटेरियल है वो तो सेम है, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूंगा, ठीक है। मैं और 2-3 पॉइंट्स लिखवाने हैं। तो R1 की जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस R1 है, दैट इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे L की वैल्यू L ही है, एरिया की वैल्यू A1। और R2 में रो तो सेम रहेगा, लेंथ कितनी हो गई 2 टाइम्स 2L, एरिया कितना हो गया हाफ, A1/2। A1/2 से 2 ऊपर चले जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 4 रो L/A1, ठीक है। रो L/A1, रो L/A1 दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। तो R1/R2 लिखो, R1/R2, R1 क्या है रो L/A1 और R2 क्या है 4 रो L/A1। ये से ये पूरे काट दो, R1/R2 क्या आ गया 1/4, तो R2 होगी 4 टाइम्स R1, R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स R1। यहां से हमें क्या पता चला, अगर मैं किसी की लेंथ को डबल कर दूं, उसकी एरिया भी कम हो जाएगा। लेंथ डबल करूंगा तो वॉल्यूम सेम रख के हमने, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा इसे, अगर मैं इसे 3 टाइम्स करूं, सोचो 3 टाइम करूं तो यहाँ A1/3 होगा और यहाँ पे लेंथ 3L हो जाएगी, 3L, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से होगा, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट करके देखना 3 टाइम्स के लिए, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट याद है, 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स R1, बेसिकली मैं रिजल्ट डिराइव कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना, 3 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स। तो एक रिजल्ट अपने मन में ध्यान में रखना कि अगर मैं किसी वायर की लेंथ को डबल कर रहा हूँ कीपिंग इट्स वॉल्यूम सेम, तो उसकी रेजिस्टेंस n² टाइम हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसे मिटा के पूरा, इफ लेंथ इज मेड n टाइम्स कीपिंग वॉल्यूम सेम, then new resistance R2 equals to n² टाइम्स R1, है ना। अगर n टाइम्स में लेंथ को लंबी कर दूं किसी भी वायर की, तो जो मेरा एरिया होगा, एरिया बोल रहा हूं सॉरी, जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो n² टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रेडियस मैंने कम कर दिया, लेंथ जो गोल तार है उसका रेडियस कम कर दिया। देखो क्वेश्चन 2 में कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 के बेसिकली क्वेश्चन 4 हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। चलो, अब मेरी एक तार है ये, इसका कुछ R1 है ना, और लेंथ है L। यहाँ पे मैंने इसको R2 कर दिया, R2 जो कि बराबर है 2 टाइम्स R1 के, मतलब आधा, डबल कर दिया, सॉरी R1/2 करो, इसे आधा करो, R1/2 करो, R1/2। अब मैंने इसको क्या कर दिया आधा, L कुछ L2 हो गई, यहाँ पे L थी, यहाँ पे L2 हो गई, ठीक है, L से L2 हो गई। एरिया भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ A है और यहाँ पे A2 है। क्यों एरिया चेंज क्यों होगा? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का πr²। अब r ही चेंज हो गया तो एरिया भी तो चेंज होगा। यहाँ से आ जाने में एरिया भी चेंज हो रहा है, यहाँ से आने में लेंथ भी चेंज हो रही है। हमें ये पता है एरिया कितना चेंज हो रहा है, एरिया निकालने के दोनों का। यहाँ का ए कितना है πr1², यहाँ का ए कितना होगा πr2²। r2 क्या है r1/2, r1²/4, 2 का स्क्वायर बेसिकली 4। रेजिस्टेंस निकालो, यहाँ की कितनी होगी रो R1 इक्वल टू रो L/A1। A1 की वैल्यू क्या है πr1², πr1², है ना। अब यहाँ L2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी R2 की वैल्यू क्या होगी रो L2/A2। A2 की वैल्यू क्या होगी πr1² A2 है ये, πr1²/4,
यहाँ से 4 ऊपर चले जाएगा, 4 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 4 है ना। अब L2 निकालना है। अब मुझे ये पता है कि वॉल्यूम सेम रहेगी दोनों में, तो यहाँ भी कर लो वही फॉर्मूला, लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू वॉल्यूम जो सेम है ना। V1 कितना होगा मेरा, V1 वॉल्यूम ऑफ 1 L इंटू पाई R1 स्क्वायर। V2 कितना होगा, L2 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। अब V1 बराबर V2 करो, L पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू L2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। इतना कम लिखने लगे हमारे तरफ, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, L2 की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स L, L2 आ गया 4L के बराबर। तो L2 की वैल्यू कर दो 4L। अब यहां से कितना आ गया, 4 चको 16L है ना, 16L रो अपॉन पाई R1 स्क्वायर। चलो हो गया पाई R1 स्क्वायर। अब यहीं से हमें R1 बाय R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। R1 बाय R2, R1 कितना है मेरा, R1 बाय R2, R1 है हमारा रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर अपॉन रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। 16 है यहाँ पे R2 में, 16 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर से पाई R1 स्क्वायर गया, रो L से रो L गया, कितना बच गया 1/16। ये आंसर आ गया हमारा R1 बाय R2 का 1/16 है ना। यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला था, V1 था हमारा पाई L इंटू पाई R1 स्क्वायर, L2 इंटू पाई R1 स्क्वायर बाय 4, और यहीं से हमारी L2 की वैल्यू आ गई थी हमारी 4L। 4L हमने डाली इस इक्वेशन में, और यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ गया। चलो अब अगर यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चेक करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि रेडियस हमने आधा करा, तो जो हमारी नई वो होगी रेजिस्टेंस, वो हो जाएगी n टू द पावर 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ 2 का 4 गुना बढ़ गया ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 टू द पावर 4। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं भाई, कितने बार। एक तो ये हो गया कि रेजिस्टेंस n टाइम्स अगर हमने कर दी वॉल्यूम सेम रख के, तो जो नई रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर R1। चलो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीजों पर पड़ता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पहला तो लेंथ, दूसरा हमारा एरिया, तीसरा हमारा मटेरियल। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया पे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और लेंथ पे मटेरियल पे तो बस वही ऐसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल कुछ नहीं हो सकते। एक और फैक्टर है हमारा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज अवर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन भी होता है ना हमारे कंडक्टर के अंदर, गर्म होगा तो अंदर के आयंस वगैरह घूमेंगे, बहुत ज्यादा हिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा टकराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन में ज्यादा टकराएंगे तो उनकी स्पीड और कम कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, है ना। चलो करंट बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अब वो रेट ही कम हो गया तो करंट तो कम होगा ही ना। चलो अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है ओहमिक रेजिस्टर्स के लिए। अब ओहमिक रेजिस्टर क्या होता है, ओहमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और नॉन ओहमिक हमारे वो होते हैं जो हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। नॉन ओम्स में हमारा सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर्स आता है। सेमीकंडक्टर हमारे फोन में यूज होता है, सुपर कंडक्टर अभी यूज करने की हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे कैसे करें, है ना, क्योंकि सुपर कंडक्टर हमें अभी मिला है एक, वो भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे, प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है सुपर कंडक्टर्स का यूज करना। चलो अब हमने बात कर ली कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं ये बता दिए, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। अब एक और चीज हमें पता थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप होता है वीआई ग्राफ का। ये मेरा वीआई ग्राफ है, ये है R1 और ये है R2। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप ऑफ
वी आई ग्राफ। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा, जो ये एंगल है ना tan ऑफ थीटा, ये θ1 और θ2, tan θ1 tan θ2 इन दोनों की R1 और R2 की बेसिकली रेजिस्टेंसेस होंगी, है ना। अब तुम रेजिस्टेंस को ऐसे भी देख सकते हो कि चढ़ाई, रेजिस्टेंस बोल रहा, स्लोप को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि चढ़ाई कितनी है। देखो R2 में चढ़ाई कम है, R1 में ज्यादा है। R1 में तुम चलोगे ज्यादा ऊपर जा रहे हो, R2 में कम ऊपर जा रहे हो। तो R2 की स्लोप कम है R1 से, और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ही रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है? R1 की स्लोप ज्यादा, तो R1 ग्रेटर देन R2, R1 की वैल्यू रेजिस्टेंस की R2 से ज्यादा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां से ये थीटा बेसिकली हटा रहा हूं, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। अब यहां पे मैं सेम वो ले रहा हूं, सेम कंडक्टर, ठीक है। ये इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है कुछ T1 पे, ये है कुछ T2 पे, ठीक है। T1 पे ये रेजिस्टेंस, T2 पे रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ T1 पे रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है? T1 पे स्लोप कम है, T1 पे स्लोप कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, इसमें R कम होगी, ठीक है। R1 मान लो, R1 कम है। और T2 पे देखो स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 हमारी ज्यादा होगी, R2 हमारी ज्यादा होगी। इसको हटा दो, ये तो पिछले क्वेश्चन में हो गया, तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी। तो मुझे पता है R1 इज लेस देन R2, R2 बड़ा है। अब मुझे ये बताना है T1 T2 से बड़ा है, T2 T1 से बड़ा है, क्या है ये सीन T2 और T1 के बीच में, ठीक है, T2 के बीच में। चलो अब यहां से हमने क्या बताया, R1 R2 से बड़ा है एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R1 की जगह हमारा T1 आ जाएगा और R2 की जगह T2। T2 पे हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, सॉरी T2 टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगी, उस पर रेजिस्टेंस हमारी ज्यादा है। अब यहां से एक और चीज देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेम मटेरियल की रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रही है या कम हो रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब ओम्स साइंटिस्ट थे, जो हमारे साइमन ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रखा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने टेम्परेचर चेंज करा तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, सब कुछ खराब हो गया। तो ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन भी होती है, लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदल गया तो हो गया सब गड़बड़। तो चलो, आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे जितनी कोशिश करी मैंने, रात को 2-2:30 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद भी आ रही है, मैं अपना 100% दिया तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम भी अपना 100% दो समझने के लिए। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा दिमाग के ऊपर से चले गया बाउंसर, बेसिकली जो सबसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल था वही ऊपर से गया होगा, उसे दोबारा देख लो, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा बाहर का है, थोड़ा मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे दिमाग बोल रहा है, तुम्हारा एग्जामिनर जो पेपर बना रहा होगा उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा होगा, उस टाइम पे गुस्सा आ रहा होगा उसे, तब वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा, वरना वो नहीं डालेगा, ठीक है। तो पहले दूसरा तीसरा ये न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आ गया तो वेल एंड गुड फॉर यू। अब ये वीडियो में तो हमने ओम्स और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी कल, उसमें हम रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी में हम ओम्स लॉ के और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के क्वेश्चन बनते हैं उसी में, कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को पहले हमें कैलकुलेट करके निकालना होता है, फिर उसके हिसाब से जितना करंट होता है वो पूछता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डालता रहूंगा और मेरे से पढ़ के तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।